नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आंतरिक पुनर्निर्माण यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। हम आज समझेंगे कि कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके अर्थ को, इसकी परिभाषा को, इसकी विशेषताओं को और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यानी आंतरिक पुनर्निर्माण की कौन कौन सी विधियां होती हैं उसको समझेंगे और जानेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसको मैं आ करके लाइव करवा दूंगा, समझा दूंगा, जिससे आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आंतरिक पुनर्निर्माण का अर्थ क्या होता है। हम लोगों ने इसके पहले समझा हुआ है कि पुनर्निर्माण क्या होता है, तो आंतरिक पुनर्निर्माण को अच्छी तरीके से समझने के लिए पुनर्निर्माण के वीडियो को आप लोग जरूर देखें और समझें, जो आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करवा देता हूं। कंपनी के आंतरिक पुनर्निर्माण से तात्पर्य कंपनी के आंतरिक रूप से सुसंगठन तथा सुनियोजन सहित पुनर्निर्माण से है। यानी जब कभी भी कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण होगा तो उस कंडीशन में कंपनी के इंटरनली जो भी कमियां होंगी उनको दूर किया जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा और उसके बाद से कंपनी का अच्छी तरीके से, सुनियोजित तरीके से पुनर्निर्माण हो जाता है, जिसके अंतर्गत कंपनी को संपत्तियों एवं दायित्वों के अवलोकन एवं पुनः मूल्यांकन, हानियों के अपलेखन तथा अंशों के चुकता मूल्य में कमी आदि प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कभी भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होगा यानी आंतरिक पुनर्निर्माण होगा तो कंपनी के पास जितने भी संपत्तियां होंगी, यानी जो कंपनी के पास एसेट्स होंगे और दायित्व यानी लायबिलिटीज होंगी, सबका क्या किया जाएगा, वैल्यूएशन यानी उनका मूल्यांकन किया जाएगा, उनका अवलोकन किया जाएगा, उसको देखा जाएगा कितने एसेट कंपनी के पास हैं और कितने एसेट कितनी कैटेगरी के हैं और उसके साथ साथ कितनी लायबिलिटीज हैं और कौन कौन सी लायबिलिटी किस किस कैटेगरी का है, कौन सा शॉर्ट टर्म है, कौन सा लॉन्ग टर्म है। और इसी के साथ साथ हानियों का अपलेखन यानी जो कंपनी की हानियां हुई हैं, जो कंपनी के प्रीवियस ईयर में लॉसेज हुए हैं, उन लॉसेज को रिकॉर्ड किया जाता है तथा अंशों के चुकता मूल्य में कमी आदि प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। और जो भी कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल होते हैं, उस पेड अप शेयर कैपिटल यानी चुकता मूल्य में जो अंश होते हैं, उनके जो भाव होते हैं, उनके मूल्य जो होते हैं, उन मूल्यों में कमी की जाती है। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं कंपनी के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में पूरी की जाती हैं और आगे से कंपनी का पुनर्निर्माण किया जाता है। हम बात करते हैं परिभाषा की, आंतरिक पुनर्निर्माण की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। आंतरिक पुनर्निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंपनी की संपत्तियों का फिर से मूल्यांकन, सभी दायित्वों का पुनः आकलन, हानियों का अपलेखन तथा अंशों के चुकता मूल्य में कमी इत्यादि के द्वारा कंपनी की व्यवस्था का उचित रूप से पुनर्गठन किया जाता है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बातें बताई गई हैं कि जब कभी भी कंपनी का पुनर्निर्माण होगा, आंतरिक पुनर्निर्माण होगा, तो उसमें क्या किया जाएगा, जो भी एसेट और लायबिलिटी होते हैं उनका वैल्यूएशन और उनका अवलोकन, उनका एनालिसिस पूरा अच्छी तरीके से किया जाएगा। जो भी कंपनी के लॉसेस होते हैं उनका रिकॉर्डिंग किया जाएगा और इस तरीके से कंपनी की जो व्यवस्था होगी, जो कंपनी का मैनेजमेंट होगा, जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, उसको ठीक किया जाएगा और इसी को कहा जाता है कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण। अब हम बात करते हैं कंपनी के आंतरिक पुनर्निर्माण की विशेषताओं के बारे में, यानी फीचर्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। इसमें पहला है आंतरिक पुनर्निर्माण एक वैधानिक प्रक्रिया है, यानी जो कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण होगा वह कंपनी का एक वैधानिक प्रक्रिया होता है, क्योंकि इसमें जो भी कंपनीज एक्ट में लिखा गया है वे सारे के सारे रूल्स क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं और जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहती है उसको भी यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। अगला है आंतरिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता तब होती है जब कंपनी को लगातार हो रही
असफलता से बचाना होता है। और कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तभी होगा जब कंपनी को पिछले कई सालों से लगातार लॉस होता आ रहा है, और कंपनी को जब लगातार लॉस होता आ रहा है तो कंपनी की स्थिति ऐसी बन जाती है, कंपनी इंसॉल्वेंट होने के कगार पर पहुंच जाती है। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वे सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं कि अब कंपनी को बचाया जाए। तब कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यानी आंतरिक पुनर्निर्माण किया जाता है, कंपनी के जो भी हेड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं। तीसरा है आंतरिक पुनर्निर्माण के द्वारा वर्तमान समय में विद्यमान कंपनी अपने व्यवसाय को जारी रखते हुए अपने वित्तीय स्वरूप को बदलने का प्रयास करती है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंपनी क्या करेगी, अपने वर्तमान स्वरूप को जारी रखेगी, यानी कंपनी चलती रहेगी और जो कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको बदलेगी, वित्तीय स्वरूप को बदलेगी, कैपिटल में फ्लक्चुएशन करेगी, उसके बाद से लायबिलिटी में फ्लक्चुएशन करेगी, उसके बाद से करंट एसेट, करंट जो भी लायबिलिटी है उसमें, या फिर नॉन करंट लायबिलिटी में, नॉन करंट एसेट में, तमाम तरह के जो कंपनी के एलिमेंट्स होते हैं बैलेंस शीट में आपको दिखेंगे, उन पर कंपनी काम करती है और उनको ठीक करती है। चौथा है आंतरिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में कंपनी की अंश पूंजी यानी शेयर कैपिटल को परिवर्तित किया जाता है। और जब कभी भी कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण होगा तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसको परिवर्तित किया जाता है, उसको बदला जाता है। और यहाँ पे पांचवा यानी अंतिम है कि कंपनी की पूंजी में कमी लाकर अर्थात पिछले वर्ष की हानियों का अपलेखन करके आंतरिक पुनर्निर्माण संभव है। यानी जो कंपनी का कैपिटल होता है उसमें हम लोग कमी कर देते हैं और जो भी सारे के सारे लॉस होते हैं उनकी भरपाई कर देते हैं और फिर हम लोग कंपनी को आगे रन कर देते हैं। इसको कहा जाता है आंतरिक पुनर्निर्माण यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस। हम बात करते हैं आंतरिक पुनर्निर्माण की विधियों की। जब कभी भी कंपनी में आंतरिक पुनर्निर्माण होगा तो कौन कौन सी विधियां अपनाई जाएंगी, कौन कौन से मेथड्स फॉलो किए जाएंगे, उनको हम लोग समझ लेते हैं। जिसमें 3 विधियां यहाँ पर दी गई हैं। पहला है अंश पूंजी में परिवर्तन, दूसरा है अंश पूंजी में कमी और तीसरा है कंपनी के सदस्यों एवं लेनदारों यानी जो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं के साथ अनुविन्यासन की योजना यानी स्कीम। इसमें हम लोग विस्तार से समझते हैं। पहला है अंश पूंजी में परिवर्तन यानी अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल अकाउंट्स। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 61 के अनुसार अंशों द्वारा सीमित कंपनी अपने अंशों को पूंजी में परिवर्तित कर सकती है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो भी पब्लिक कंपनी है उस पब्लिक कंपनी के पास यह अधिकार होता है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग कि वह कंपनी क्या कर सकती है, जो भी कंपनी के अंश होते हैं उनको पुनः पूंजी में परिवर्तित कर सकती है, यानी उनको फिर से वापस ले सकते हैं अंशों को। यदि कंपनी के पार्षद सीमा नियम को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह अंशों को पूंजी में परिवर्तित कर सकती है। यदि कंपनी के जो भी पार्षद सीमा नियम है उसमें लिखा गया है तभी कभी भी परिवर्तन हो सकता है इस तरीके से, क्योंकि कंपनी के पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज यानी पूंजी वाक्य में कैपिटल के बारे में सारे के सारे प्रोविजंस लिखे होते हैं। कंपनी के अंशों को निम्न तरीकों से पूंजी में परिवर्तित किया जाता है। कौन कौन से तरीके होते हैं अंशों को पूंजी में परिवर्तित करने के, उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला है नए अंशों के निर्माण द्वारा अधिकृत अंश पूंजी को बढ़ाना, इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल। जो कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है उसको यहाँ पर नए अंशों का निर्माण करके बढ़ाया जाता है। अब ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है उसको मैंने एक अच्छे से वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है, उसमें समझाया हुआ है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप लोग उसको जाकर के देख लें। अंशों का स्टॉक स्कंध में बदलना, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक। जो भी शेयर होते हैं उनको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बंडल में कर दिया जाता है कन्वर्ट। तीसरा है अनिर्गमित अंशों का विलोपन यानी कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर कैपिटल्स। और जो भी कंपनी के पास अनइश्यूड शेयर कैपिटल होते हैं और उनको क्या करेगी कंपनी, क्या करेगी, कैंसिल कर देगी। यहाँ पे अनिर्गमित अंश यानी अनइश्यूड कैपिटल वे कैपिटल होते हैं जिनको कंपनी ने इशूड नहीं किया हुआ है, जिनको इशूड करके कंपनी ने पैसे नहीं मंगाए हुए हैं। यह हमारे ऑथराइज कैपिटल का ही एक पार्ट होता है।
चौथा है कम मूल्य वाले अंशों का अधिक मूल्य वाले अंशों में समेकन, यानी कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ ए लार्ज अमाउंट। जो भी लार्ज अमाउंट के शेयर होते हैं, उन लार्ज अमाउंट के शेयर्स में जो भी कम अमाउंट के शेयर होते हैं उनका हम लोग कंसोलिडेशन कर देते हैं। और अगला यानी पांचवा है विद्यमान अंशों का कम मूल्य वाले अंशों में उप विभक्त करना, यानी सब डिवीजन ऑफ शेयर्स इनटू शेयर ऑफ स्मॉलर अमाउंट। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, अंश पूंजी में कमी। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 के अनुसार अंश पूंजी से संबंधित निम्न बातों का उल्लेख किया जाता है। इसमें पहला है अंश पूंजी में कमी की प्रक्रिया। कंपनी को अपनी अंश पूंजी को विभिन्न प्रकार से कम करने की शक्ति होती है। प्रतिवेदनों के आमंत्रण हेतु ट्रिब्यूनल द्वारा नोटिस दिया जाता है। ट्रिब्यूनल द्वारा संपुष्टि आदेश दिया जाता है। ट्रिब्यूनल के संपुष्टि आदेश का प्रकाशन, और इसमें अंतिम है ट्रिब्यूनल के संपुष्टि आदेश की प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रार को देना। तो ये सारे के सारे प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं। दूसरा है किसी सदस्य पर किसी मांग या अंशदान द्वारा दायित्व नहीं होता है। और तीसरा है आपत्ति का अधिकार रखने वाले ऐसे लेनदार के दावे या ऋण के संबंध में जिसका नाम लेनदारों की सूची में शामिल नहीं था, सदस्यों का दायित्व। और चौथा है कंपनी के दोषी अधिकारियों का दायित्व। ये सारी की सारी बातें इंक्लूडेड होती हैं अंश पूंजी में कमी के बारे में। और तीसरा है कंपनी के सदस्यों एवं लेनदारों के साथ अनुविन्यासन की योजना यानी स्कीम। तो ये सारे के सारे मेथड थे जिनको उपयोग करके कंपनी का आंतरिक पुनर्निर्माण किया जाता है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न है कंपनी एक्ट या फिर कंपनी के पुनर्निर्माण से जुड़े हुए, तो उनको हमें जरूर बताएं, हम उनका आंसर जरूर करेंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।